गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा और उसके लक्षण के बारे में लक्षण भी बता दिया गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जान चुके। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। तो नोट कर लीजिएगा, हेड डालिएगा आप लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। तो अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी आप लोग जान चुके तो दोष भी आपको कुछ कंफर्म हो गया होगा कि कहां कहां पे दोष है और क्या दोष है। ठीक है, पहला दोष यही है। पहला दोष हम जानते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन की स्थिति, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के विवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन दो समूह के तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करता है, फर्स्ट ए और सेवंथ ए, जबकि हाइड्रोजन को कहीं एक ही जगह पे स्थान देना चाहिए था। तो पहला पॉइंट हम लोग जाने हाइड्रोजन को स्थिति के लेकर हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के कैसे अगर देखना चाहिए देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखा गया है। फर्स्ट में आप जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ये सारे तत्व किस समूह के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट परिवार के तत्व, फर्स्ट परिवार के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोजन को भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक, क्यों रखा गया? क्योंकि हाइड्रोजन सभी तत्वों के गुणों से समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन कैसे समानता प्रदर्शित करता है? हम 3-4 बातों से समानता प्रदर्शित करके दिखाते हैं आपको। पहला अगर देखा जाए, हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? इसका 3, इसका 11, इसका 19, हाइड्रोजन का जानते हैं 1s1। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 1s2, 2s1। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये तो होगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है? अगर देखें इस क्लास के फर्स्ट समूह में रखना हाइड्रोजन उचित है, क्योंकि जिस तरह से इस समूह के जितने भी तत्व हैं, इस समूह के जितने भी तत्व हैं, उन सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उत्कोष में प्रवेश करता है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यस उत्कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, हाइड्रोजन का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उत्कोष में प्रवेश करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से समूह के अन्य तत्व क्या करते हैं, अन्य तत्वों के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह से हाइड्रोजन के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट परिवार के तत्वों के साथ रखना उचित है। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट हुआ। दूसरी समानता की अगर हम बात करें, अगर देखिए इस समूह के जितने भी तत्व हैं वो क्या करते हैं? जैसे लिथियम है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? लिथियम का धनायन बना लेता है। सोडियम भी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है? सोडियम का धनायन बना लेता है। बनाते कि नहीं? बना लेते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या करता है? हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है? हाइड्रोजन का धनायन बना लेता है। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से इस परिवार के जितने भी तत्व हैं धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या करता है? धनायन बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना उचित है कि नहीं? बिल्कुल उचित है, यहाँ पे रखा जाए। दूसरी समानता हो गया। तीसरी समानता हम की बात हम कर लें। अगर देखा जाए, हम जानते हैं इस परिवार के जितने भी तत्व हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, अर्थात इस परिवार के तत्वों की संयोजकता कितनी है? इस परिवार के तत्वों की संयोजकता 1 है। तो जिस तरह इस परिवार के तत्वों की संयोजकता 1 है, तो हाइड्रोजन की भी संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पे रखना उचित है नहीं? जब इनकी इस जो भी तत्व है सबकी संयोजकता 1 है और हाइड्रोजन की भी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो संयोजकता में समानता है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना क्या है? उचित है।
ठीक है, तो ये समानताएं प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन फर्स्ट परिवार के तत्वों के साथ। और एक समानता प्रदर्शित करता है, अगर देखा जाए इस समूह के जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, क्या बना लेते हैं, धातु के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर ले, क्या बना लेता है, लिथियम का हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है, लिथियम का हाइड्राइड बना लेता है। सोडियम धातु के साथ हाइड्रोजन क्रिया करे तो सोडियम का हाइड्राइड बना लेता है। अर्थात इस परिवार के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, धातु के हाइड्राइड बना लेते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पर रखना क्या है, उचित है। ठीक है, इतनी समानताएं प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन फर्स्ट परिवार के तत्वों के साथ, इसीलिए हाइड्रोजन को फर्स्ट में रखना क्या है, उचित है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या करता है, सेवंथी परिवार के तत्वों से ही गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, सेवंथी परिवार के तत्वों के साथ भी, सेवंथी परिवार के तत्वों के साथ भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। सेवंथी में आते हैं हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। ये सभी सेवंथी परिवार के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी तत्व हैं क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। कैसे समानता, अगर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दें, एक होगा 1s1, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दें 1s2, 2s2, 2p6, 2p3, 2 2 4 5, 2p5, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया फ्लोरीन का। इसी तरह से क्या कर दें, 17 क्लोरीन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया। ठीक, अगर देखिए इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। आप जानते हैं ये आपका दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। आप जानते हैं यहाँ पे 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कि नहीं। हाइड्रोजन के भी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखा जाए इस परिवार के जितने भी तत्व हैं वो क्या करते हैं, अपना आश्चर्य पूरा करना चाहते हैं। और कैसे पूरा करते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो फ्लोरीन का माइनस फ्लोराइड आयन बना लेता है। क्लोरीन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, क्या क्लोराइड आयन बना लेता है ना। तो इस परिवार के सभी तत्व क्या बनाते हैं, रेडाइन बनाते हैं। ठीक, साथ ही साथ जिस प्रकार से इस परिवार के सभी तत्व रेडाइन बनाते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, हाइड्राइड आयन बना लेता है। हाइड्रोजन धातु भी हाइड्रोजन रेडाइन भी बनाता है और धनायन भी बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखना भी उचित है, यहाँ पे रखना उचित है कि नहीं। सभी क्या कर रहे हैं, रेडाइन बना लेना। हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडाइन बना लिया, अस्थायी रूप में आ गया, कोई दिक्कत। पहली समानता। दूसरी समानता की बात कर लें, अगर देखें हम इस परिवार के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, आपको पढ़ चुकी। सेवंथी परिवार के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर भी आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या करेगा, अपने आश्चर्य पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए संयोजकता की समानता प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन को सेवंथी परिवार में रखना क्या है, सेवंथी परिवार में रखना उचित है और रखा भी गया है। ठीक है, और कोई समानता, और भी समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से इस परिवार के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हो धातु का हाइड्राइड बनाते हैं, उसी तरह से इस परिवार के सभी तत्व भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु का हाइड्राइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन क्रिया करता है, फ्लोरीन के साथ कौन क्रिया करता है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता है, तो क्या बना लेता है, HCF बना लेता है, 2HCF बना लिया, नहीं बना लिया। अर्थात धातु का हाइड्राइड है, आप पढ़ते हैं H2+Cl2, H2+Cl2 क्या बना लेता है, HCl बना लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। आप जानते हैं जिस प्रकार से फर्स्ट परिवार के तत्व धातुओं के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धातु का हाइड्राइड बनाते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के साथ भी क्रिया करके धातु का हाइड्राइड बना लेती है।
इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे भी रखना उचित है। तो हाइड्रोजन अपने समूह के अपने आवर्तन में दो समूहों के तत्वों के साथ गुण में समानता प्रकट करता है, इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के दीर्घाकार आवर्तन में क्या है, विवाद है। हाइड्रोजन को कहीं जगह पे स्थान मिलना चाहिए था और हाइड्रोजन को दो जगह पे स्थान देना ये उचित नहीं है, विवादास्पद है। तो पहली स्थिति आप जान लीजिए हाइड्रोजन की स्थिति को लेकर के। ठीक, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। आपको बताए थे दीर्घाकार और सारणी में भी 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर कालों में बांटा गया है। 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर कालों में बांटा गया ना, तो 8वें समूह को लेकर के भी क्या है, दोष है। दीर्घाकार और सारणी में 8वां समूह 3 उपवर्गों में बांटना, 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर कालों में बांटना, ये हो जाएगा। एक दोष और रहा क्या कि लेंथेन हाइड्रोरेक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया। तो ये 3 दोष दीर्घाकार आवर्त सारणी में आज भी उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। चलिए, तो तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला आप जाने हाइड्रोजन की स्थिति, दूसरा आप जाने 8वें समूह को 3 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटना, और तीसरा आप जाने लेंथेन हाइड्रोरेक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। कोई दिक्कत? तो ये था दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। चलिए आगे हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप, 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक युक्त 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक युक्त 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक युक्त तत्वों का नामकरण, तत्वों का IUPAC नामकरण। 100 से अधिक प्रमाण क्रमांक के तत्वों का IUPAC नामकरण, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है उनका नाम हम IUPAC नियम के अंतर्गत देखते हैं कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो आप नोट कर आप सुनिएगा एक मिनट। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के तत्वों का आविष्कार तत्वों के कृत्रिम रूपांतरण के माध्यम से संभव हुआ है। ये तत्व अधिकतर अत्यधिक अस्थिर होते हैं और अत्यंत अल्प मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। इस कारण किसी नए तत्व के वास्तविक आविष्कार तथा तत्व के नामकरण को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब जो तत्व 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले होते हैं इनको जो है कृत्रिम रूप से रूपांतरित किया गया, कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया, बनाया गया है और ये अस्थिर होते हैं और अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण किसी नए तत्व के वास्तविक आविष्कार तथा तत्व के नामकरण को लेकर के अनेक विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए क्या किया गया, जिनका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है उन सारे तत्वों के नामकरण, उन सारे तत्वों का नामकरण IUPAC नियम के अनुसार किया जाता है। तो इसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार हम तत्वों का IUPAC नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप, पहला पॉइंट लिखिएगा नंबर 1 नोट कीजिएगा। किसी तत्व का नाम आंकिक मूलों का उपयोग करते हुए, किसी तत्व का नाम आंकिक मूलों का उपयोग करते हुए सीधे उसके परमाणु क्रमांक से
व्युत्पत्ति होना चाहिए। ठीक है, एक सारणी बनाइएगा, उस सारणी से आप किसी भी तत्व का नाम लिखिएगा। ठीक है, पहला लिखिएगा प्रमाण क्रमांक में उपस्थित अंक, प्रमाण क्रमांक में उपस्थित अंक, प्रमाण क्रमांक में उपस्थित अंक, 3 कॉलम बनाइएगा। प्रमाण क्रमांक में उपस्थित अंक, आंकिक मूल लिखिएगा, आंकिक मूल और संक्षिप्त नाम। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कोई भी संख्या बना होगा 0 से लेकर के 1 तक बना होगा। 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंक हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर के छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है। इसे हम लिखते हैं अन, क्या लिखते हैं, निल लिखते हैं। 0 के लिए हम क्या जानते हैं, निल जानते हैं। 1 के लिए हम क्या जानते हैं, 1 के लिए हम अन जानते हैं। 2 के लिए हम बाई जानते हैं। 3 के लिए हम ट्राई जानते हैं। 4 के लिए हम क्वाड जानते हैं, क्वाड। 5 के लिए हम पेंट जानते हैं, 5 के लिए पेंट। 6 के लिए आप हेक्स जानते हैं। 7 के लिए आप सेप्ट जानते हैं। 8 के लिए आप ऑक्ट जानते हैं और 9 के लिए आप इन जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आंकिक मूल का जो पहला अक्षर है उसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला अक्षर आपका यन मिल रहा तो हम यन लिख लेते हैं। 0 के लिए एन, 2 के लिए यू, 3 के लिए बी, 4 के लिए टी, 5 के लिए क्यू, 6 के लिए पी, 5 के लिए पी, 6 के लिए एच, 7 के लिए एस, 8 के लिए ओ और 9 के लिए ई लिखते हैं। इन सभी को हम संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से इसको आपको बताते हैं हम। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई तत्व दिया गया जिसका प्रमाण क्रमांक 100 से ज्यादा हो, जिसका प्रमाण क्रमांक क्या हो, 100 से ज्यादा हो, मान लेते हैं यही लिखते हैं 101। कोई तत्व जिसका प्रमाण क्रमांक कितना है, 101, तो 101 जो बना है इन्हीं सभी अंकों से तो मिलकर बना है। 101 कोई किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक है जो इन्हीं सारे तत्वों से मिलकर, इन्हीं सभी संख्याओं अंकों से मिलकर बना है, 101। आप जानते हैं 0 के लिए आप क्या लिखे, निल लिखे हैं। 1 के लिए क्या लिखे, अन लिखे हैं। तो वैसे आप क्या करो, आप किसी नाम के किसी तत्व का ले लीजिएगा। इसके लिए आप क्या लिखोगे, यू 1 है ना, 1 के लिए आप क्या जानते हैं, अन। 1 के लिए अन। 0 के लिए आप क्या जानते हैं, निल। 0 के लिए क्या है, निल है, और 1 के लिए क्या है, अन। तो इस तरह से आप लेंगे। ठीक, यहां अगर आपको याद है, ये याद है, बड़े आसानी के साथ जिस किसी भी तत्व का प्रमाण क्रमांक 100 से ज्यादा होगा, आप बड़े आसानी के साथ उसका कैसे नाम लिख सकते हैं। 101 के लिए हम लिखे अन, निल, अन। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसके लास्ट में IUM जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, IUM जोड़ देते हैं। IUM जोड़ देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, जिसका प्रमाण 101 है उसका IUPAC नाम मिल जाता है। उसका हमें क्या मिल गया, IUPAC नाम मिल गया। साथ ही साथ अगर इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें, हम इसको संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। आप देखिएगा जो भी अन है उसके लिए यू लिखते हैं, मतलब प्रत्येक का पहला अक्षर, और पहला अक्षर लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, यू, निल का मिलना है आपका यन, और फिर यू, ये आपका हो गया 101।
क्रमांक 101 है उसका प्रतीक हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। तो इस तरह से आप जिस किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होगा उसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, उसका संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हमने लिख लिया UNU को, जिसका परमाणु क्रमांक 101 है, ये तत्व का आपका संकेत मिल गया, हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए दूसरा पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2। ये सारणी बना लीजिए, उसके बाद नंबर 2 नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, आंकिक मूलों को, दूसरा पॉइंट, आंकिक मूलों को परमाणु क्रमांक में उपस्थित, परमाणु क्रमांक में उपस्थित अंकों के क्रम में एक साथ लिखा जाना चाहिए, एक साथ लिखा जाना चाहिए, और अंत में इयम जोड़ देना चाहिए। अंत में इयम, इयम जोड़ देना चाहिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी के साथ आप जिस भी तत्व का, जैसे आप जानते हैं 118 तक के तत्वों की खोज हो चुकी है, तो आप 118 तत्वों का आईपीएससी नाम बड़े आसानी के साथ लिख सकते हो, और उसको संक्षिप्त रूप में भी आप प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हो, कुछ भी याद नहीं करना आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप, तत्व के संकेत को, तीसरा पॉइंट है, तत्व के संकेत को आंकिक मूलों के संक्षिप्त रूप को उसी क्रम में एक साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो तत्व के संकेत के आंकिक मूलों को, तत्व के संकेत के आंकिक मूलों के संक्षिप्त रूप को एक साथ जोड़ करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, तत्व का संक्षिप्त रूप प्राप्त कर लेते हैं। कोई दिक्कत कुछ नहीं याद करना है आपको। पहला पॉइंट बताए कि सारे में से क्या करना होगा, जिस किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में जो अंक होगा उसके लिए आप आंकिक मूल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आंकिक मूलों को लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में आईयूएम जोड़ दोगे। दूसरा पॉइंट बताइए ना, लास्ट में आईयूएम जोड़ दोगे। ठीक, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो भी आंकिक मूल होंगे उस आंकिक मूल का जो संक्षिप्त रूप होता है उसके अक्षरों को हम क्रम से लिख लेते हैं। मतलब आईपीएससी नाम लिखते समय हम जो भी पहला अक्षर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारे के सारे अक्षर कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में ही होंगे। कोई दिक्कत, जैसे अगर हम कहें कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 106 है, कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 106 है, हम कहें कि आप जो है इसका आईपीएससी नाम और इसका संकेत बताओ। आप बता सकते हो ना, 1 के लिए बड़े आसानी के साथ, 1 के लिए आप जानते क्या लिखते हो, 1 के लिए आप अन लिखते हो। 1 के लिए क्या लिखते हो, अन। अब यहाँ पे देखो अन लिखे ना, तो अन का पहला अक्षर मिल रहा है, यू को हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। कोई दिक्कत, फिर आपको 0 मिल रहा है, 0 के लिए आप लिखते हो, नील लिखते हो। अब यहाँ पे नील को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नील का जो यन है उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर आपका 6 है, 6 के लिए आप क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो, हेक्स। ठीक, ये हो गया, तीनों को लिख लिया आंकिक मूल नाम। फिर आप क्या करोगे, लास्ट में आईयूएम जोड़ दोगे। आईयूएम जोड़ दिए, इस तरह से आपको क्या मिल गया, इस तरह से आपको आईपीएससी नाम मिल गया। आईपीएससी नाम मिल गया ना। फिर इसी को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिख लिए, यहाँ पे नील का एन, फिर हेक्स का एच। इस तरह से आपको क्या मिल गया, इसका संक्षिप्त रूप मिल गया। कोई दिक्कत,
तो इस तरह से जिसका भी परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होगा, आप बड़े आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप बड़े आसानी के साथ उसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं और उसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। हो जाएगा ना। अगर समझ जाओ फिर से एक उदाहरण दे लेते हैं। जिसका परमाणु 105 है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 105 है, इसका आईपीएससी नाम लिखिए आप और इसका संक्षिप्त रूप लिखिए। हो जाएगा। 1 के लिए आप जानते क्या होता है, अणु होता है। 0 के लिए क्या होता है, नील होता है। 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है। पेंट हो गया। लास्ट में आप क्या जोड़ोगे, आईयूएम जोड़ दोगे। और ऐसा नहीं कि आप संक्षिप्त रूप में लिख दो तो आईयूएम का भी आई आप लोगे, नहीं, केवल इन्हीं तीनों अक्षरों का मतलब तीनों जो अंक होंगे उन तीनों अंकों के उन तीनों अंकों का ही आप संक्षिप्त रूप लोगे, आगे कौन से संक्षिप्त रूप लोगे। ठीक है, हो जाएगा क्या संक्षिप्त रूप, यूएन। यू हो गया, यहां से एन ले लिए, यहां से क्या ले लिए, पी ले लिए, आपके संक्षिप्त रूप मिल गया जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। ठीक है, तो ये था आपका जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है उन तत्वों का आईपीएससी नाम और उनका संक्षिप्त रूप। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आप लोगों को जो भी अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक आपको हम बताएंगे, मतलब जो भी दीर्घाकार सारणी है कितने ब्लॉकों में बटी हुई है उसको हम और आप आज पढ़िएगा। यस पीडीएफ में बटा हुआ है, यस में कौन कौन से समूह है, पी में कौन कौन से समूह है, डी में कौन कौन से समूह है, इसको देखिएगा। कल इसको हम डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए धन्यवाद।